अन्नदाता, अन्नदाता, नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं राधा ठाकुर आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वे श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसान भाइयों की प्रगति के लिए हम खेतीबाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। पशुओं को खनिज मिश्रण खिलाएं, अधिक दूध उत्पादन पाएं। गेंदा की फसल में लगने वाले कीट रोगों की रोकथाम के उपाय। अपने राज्य में लगभग सभी किसान गाय भैंसों का पालन करते हैं और पशुपालन करके अच्छी आय कमाते हैं, लेकिन इन पशुओं से अधिक दूध उत्पादन मिलता रहे, इसके लिए पशुओं को संतुलित आहार खिलाने के साथ साथ मिनरल मिश्रण भी खिलाना जरूरी है ताकि पशुओं में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आए। तो किस प्रकार से खिलाएं पशुओं को खनिज मिश्रण, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र टांगरणा के पशु विशेषज्ञ LN वर्मा। पशुपालक भाइयों, दुधारू पशुओं में जो आहार का खर्चा आता है वो 70% से भी ज़्यादा आता है। उसके साथ साथ अगर उनको खनिज तत्वों की मात्रा 2 से 3% तक देते हैं तो दूध उत्पादन में बढ़ोतरी होती है और काफ़ी सारी बीमारियों में कमी आती है। खनिज तत्वों की पूर्ति खनिज पूरक के रूप में नहीं की जाती है तो इन खनिज तत्वों की कमी पशु की उर्वरता बिगाड़ देती है, जिससे प्रजनन क्षमता प्रभावित होती है, दूध उत्पादन कम होता है। किसान भाइयों, पशुपालक अपने पशुओं को संतुलित आहार तो खिलाते ही हैं, लेकिन इनके आहार में मिनरल मिश्रण पर कोई विशेष ध्यान नहीं देते। ऐसे में पशुओं में जाने अनजाने में कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो पशुओं में आने वाली समस्याओं को देखते हुए जरूरी हो जाता है कि आप पशु आहार में मिनरल मिश्रण का समावेश करें ताकि होने वाली हानि से बचा जा सके। पशु शरीर में भार के अनुसार 3 से 4% तक खनिज तत्व पाए जाते हैं। खनिज तत्व हड्डियों तथा दांतों के मुख्य अवयव के रूप में कंकाल को मजबूती प्रदान करते हैं। ये शरीर में कहीं कार्बनिक, यौगिक, प्रोटीन और वसा के अवयव होते हैं। एंजाइमों की क्रियाशीलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पशुपालक भाइयों, कैल्शियम और खनिज तत्वों की कमी की वजह से पशुओं में हड्डियों का विकास कम होता है और ये हड्डियों और दांतों का मुख्य हिस्सा होते हैं। पशु शरीर में इसकी कमी होने से बच्चेदानी का संकुचन कम होता है, जिससे कि बच्चा पैदा होते समय परेशानी होती है। भोजन में कैल्शियम की कम मात्रा होने से बछड़ों की बढ़वार और विकास धीमा होता है। गाभिन पशु में कैल्शियम की आवश्यकता भ्रूण पशु के विकास के कारण और बढ़ जाती है। पशु के बच्चा देने के बाद रक्त से काफ़ी मात्रा में कैल्शियम दूध के द्वारा निकल जाता है, खीस में निकल जाता है। रक्त में कैल्शियम की कमी होने पर गाय भैंस कमज़ोर हो जाती है, उसमें उठने की शक्ति नहीं रहती है और दुग्ध ज्वर की बीमारी हो जाती है।
ये कैल्शियम की कमी की वजह से होती हैं। ज़्यादातर यह रोग बच्चा देने के 72 घंटे के भीतर होता है। मिल्क फीवर रोग में पशु खड़ा नहीं हो पाता है, वो एक जगह पीछे की तरफ मुंह करके बैठ जाता है। ये समस्या अधिक दूध देने वाले पशुओं में आती है, इसलिए पशुपालकों को ध्यान रखना चाहिए कि आप पशु आहार में कैल्शियम की पूर्ति करते रहें। फास्फोरस भी हड्डी का एक मुख्य हिस्सा होता है, साथ साथ शरीर की उपापचय क्रियाओं में योगदान देता है। इसकी कमी से ऊर्जा के उपयोग में कमी हो जाती है, पशु की प्रजनन क्षमता घट जाती है, परिपक्वता देर से आती है और जिससे कि पाइका नामक बीमारी होती है, जिससे पशु कपड़े, हड्डी, जूते, बाल, प्लास्टिक की थैलियाँ आदि खाने लग जाती है और पशु बिल्कुल कमजोर और दूध उत्पादन कम हो जाता है। सोडियम और क्लोरीन की पूर्ति साधारण नमक देकर पशु को की जा सकती है। आयोडीन की कमी की वजह से पशु में गलगंड नामक रोग हो जाता है और थायराइड ग्रंथि की अति वृद्धि हो जाती है। पशुपालक भाइयों, एक 400 किलोग्राम की गाय और भैंस है जो उसके लिए शरीर के रखरखाव के लिए प्रतिदिन 18 ग्राम कैल्शियम की आवश्यकता होती है, 14 ग्राम फास्फोरस की आवश्यकता होती है और 8 से 10 ग्राम नमक की आवश्यकता होती है और प्रति किलो दूध उत्पादन के लिए 2.8 ग्राम कैल्शियम की आवश्यकता होती है, 2 ग्राम फास्फोरस की आवश्यकता होती है और 1.5 से 2 ग्राम नमक की आवश्यकता होती है। जैसे 5 लीटर दूध देने वाली गाय और भैंस के लिए 32 ग्राम खनिज लवण की आवश्यकता होती है और 24 ग्राम फास्फोरस की आवश्यकता होती है और 15 से 18 ग्राम नमक की आवश्यकता होती है। ये दूध उत्पादन के लिए होती है। पशुपालक भाइयों, आप अपने पशुओं को इन विभिन्न खनिज तत्वों को पशु आहार में मिलाकर खिलाएं। ये खनिज तत्व आसानी से मिल जाते हैं और इन खनिज मिश्रण को पशुओं को खिलाकर पशुओं में होने वाली इनकी कमी को तो दूर कर ही सकते हैं, साथ ही इनकी पूर्ति करके आप अधिक दूध उत्पादन भी ले सकते हैं। पशुपालक भाइयों, खनिज लवण आसानी से बाजार में भी उपलब्ध होता है, जिससे कि दूध उत्पादन में बढ़ोतरी होगी, बांझपन में सुधार होगा। अगर पशु में साइलेंट हीट है तो भी उसमें सुधार होगा और पशु गर्भित हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप प्रति पशु 50 से 60 ग्राम रोजाना का खनिज लवण देकर दूध उत्पादन बढ़ा सकते हैं। दूध उत्पादन में भी कम से कम 1 लीटर से लेकर 1.5 लीटर तक दूध उत्पादन में बढ़ोतरी होती है और आप छोटे बछड़ों में 3 महीने से 6 महीने या 6 महीने से 12 महीने के बछड़े बछड़ियों को भी आप नमक और खनिज लवण की 15 से 20 ग्राम की मात्रा देंगे तो जल्दी पशु गर्भित होगा और जो बच्चा पैदा होगा वो भी स्वस्थ पैदा होगा। पशुपालक भाइयों, आहार में आप घर पर भी बांट बना सकते हैं, तो बांट में भी आप 2 से 2.5% तक खनिज लवण मिक्स कर सकते हैं और 1% तक नमक मिक्स कर सकते हैं। अगर आप 100 किलोग्राम बांट बनाते हैं तो 2 किलोग्राम मिनरल मिक्सर उसमें पहले ही ऐड कर दे और 1 किलोग्राम आप नमक ऐड कर दे। तो इस प्रकार से अगर आप अपने पशुहार में नमक और खनिज लवण मिलाकर आप देंगे तो निश्चित रूप से आप अपने पशु का दूध उत्पादन बढ़ाएंगे। प्रतिवर्ष आपको एक बछड़ा बछड़ी प्राप्त होगी, बांझपन की समस्या से निजात पाएंगे और दूध उत्पादन में बढ़ोतरी होगी। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। श्री वी मुरलीधरन कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। जालोर के बीनवाल नगरपालिका क्षेत्र में गुरुवार को हुई बारिश से नगरपालिका की सफाई व्यवस्थाओं की पोल खुलती नजर आई। स्थिति यह है कि नगरपालिका द्वारा समय पर नालों की सफाई ठीक से और समय पर नहीं करने के कारण नालों का गंदा पानी सड़कों पर बहने लगा है। बांसवाड़ा से तकरीबन 5 किलोमीटर दूर स्थित कुंडला गांव में एक दर्दनाक हादसे में 2 बच्चों की मृत्यु हो गई, जबकि मां अभी भी लापता है। ग्रामीणों ने बताया कि एक मां अपने 2 बच्चों के साथ बुधवार शाम को तालाब में नहाने गई थी। मुंबई में सफाई को लेकर क्लीन थॉन का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि गणेश चतुर्थी के बाद समुद्र तट पर फैली गंदगी को साफ किया जा रहा है। दिल्ली में जेपी नड्डा की बीजेपी महासचिवों के साथ बड़ी बैठक। राजस्थान के लिए जिम्मेदारियां पेश करने पर होगी विशेष चर्चा। चुनावी राज्यों को लेकर कई अहम मुद्दों पर होगा मंथन। संघ प्रमुख मोहन भागवत आज से 1 अक्टूबर के बीच अहमदाबाद में संघ की संगठनात्मक बैठकों सहित विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए गुजरात के दौरे पर रहेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज बिहार के दौरे
पर रहेंगे। नालंदा विश्वविद्यालय में छात्रों और फैकल्टी मेंबर से करेंगे संवाद। इसके बाद उपराष्ट्रपति बिहार के लिए, गया के लिए रवाना होंगे। लखनऊ के पीजीआई इलाके में निर्माणाधीन अपार्टमेंट में बेसमेंट की खुदाई के दौरान हादसा, एक मजदूर और एक मासूम की मौत, 4 लोग हुए घायल। एशियाड में शूटिंग टीम का शानदार प्रदर्शन जारी। ऐश्वर्या, स्वप्निल और अखिल की तिकड़ी ने 50 मीटर राइफल 3P में जीता गोल्ड मेडल। कावेरी जल विवाद को लेकर किसानों ने किया कर्नाटक बंद का ऐलान। राज्य बंदी को 30 से ज्यादा किसान समूहों, व्यापारिक और कन्नड़ समर्थक संगठनों का मिला समर्थन। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज भी किया। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की अगुवाई में इलेक्शन कमीशन का दल आज से 3 दिन के दौरे पर जयपुर आ रहा है। इलेक्शन कमिश्नर चुनावी तैयारियों का जायजा लेने के साथ ही राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों के साथ मीटिंग में होंगे शामिल। अफगानिस्तान ने भारत में दूतावास में कामकाज बंद कर दिया है। इसे लेकर अफगान दूतावास की ओर से एक सूचना जारी की गई। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार आने के बाद से दोनों देशों के संबंधों में उतार चढ़ाव की स्थिति है। अपनी मांगों को लेकर रेलवे पटरी पर बैठे किसान, एमएसपी के साथ किसान आंदोलन में मरने वाले किसानों के लिए, परिवारों के लिए मुआवजे की भी कर रहे मांग और नौकरी समेत कई अन्य मांगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का सीकर दौरा, सांगलिया धूनी दर्शन कार्यक्रम में सीएम लेंगे हिस्सा, 1 घंटे रुकने का कार्यक्रम। भरतपुर में अश्लील फोटो वायरल होने के मामले में तत्कालीन कैथवाड़ा थाना अधिकारी पर केस दर्ज। कमरुद्दीन खान और दलाल पर रेप की एफआईआर 25 सितंबर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत करती हूं। प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने गेंदा की खेती की है, उनकी फसल में इस समय कुछ कीटों और रोगों का प्रकोप दिखाई दे रहा है। यदि किसान भाई इसका समय रहते नियंत्रण नहीं करेंगे तो फसल नष्ट हो जाएगी। इसलिए किसान भाई गेंदा की फसल में लगने वाले रोग कीटों को कैसे पहचानें और इनके नियंत्रण के लिए कौन कौन से उपायों को अपनाएं, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर जेसी गुप्ता। फूलों की फसल में गेंदा हमारे देश में बहुत अधिक मात्रा में किसान भाई लेते हैं। गेंदे की फूलों का अच्छा उत्पादन लेने के लिए इसमें कीट एवं रोग व्याधियों का नियंत्रण करना भी बहुत आवश्यक है। गेंदे के फूल और पत्तियों में कई तरह के औषधीय गुण पाए जाते हैं, इसलिए गेंदे के पौधों में रोग और कीटों का प्रकोप अन्य फूलों की तुलना में कम होता है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे रोग और कीट हैं जिससे गेंदे के पौधे प्रभावित हो जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं गेंदे की फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों के नियंत्रण के बारे में। किसान भाइयों, जो माऊ है, थ्रिप्स है, एफिड जैसिड है, ये रस चूसक कीट हैं। ये रस चूस करके हमारे गेंदे की फसल को नुकसान पहुंचाते हैं और जो पत्तियां हैं, जो टहनियां हैं या कोमल भाग हैं, वहां पर ये प्रकोप करके रस चूसते हैं। पौधे छोटे हो जाते हैं, पीले पड़ने लगते हैं, फूल छोटे होते हैं, ज़्यादा पौधा बढ़ नहीं पाता है, फसल को बहुत अधिक नुकसान होता है। ऐसे अगर कीट दिखाई दे रहे हैं तो किसान भाइयों इसमें डाईमेथोएट दवा 750 मिलीलीटर दवा 500 लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके छिड़काव करें। इसके अलावा अगर लाल मकड़ी आ रही है, ये मकड़ी छोटी छोटी मकड़ी होती हैं और जो पौधे हैं, कोमल भाग हैं, फूल निकल रहा है या पत्ती कोमल निकल रही हैं या कोपल आ रही हैं, वहाँ नुकसान पहुँचाती है। ये जो मकड़ियाँ जाला बना लेती है, छोटी छोटी मकड़ियाँ कभी कभी तो काफ़ी संख्या में पौधे के ऊपर प्रकोपित होती हैं और पौधे को नष्ट कर देती हैं।
हमारे जो पौधे हैं उनकी जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो कम हो जाती है, पौधे छोटे हो जाते हैं, पीले हो जाते हैं, जिसके कारण जो फूल की साइज है या फूल का आकार है वो छोटा रह जाता है, फूल कम लगते हैं, हमें उतना उत्पादन प्राप्त नहीं होता है। किसान भाइयों, अगर इस तरह का कीट आ रहा है तो ओमाइट करके एक दवा आती है, ओमाइट नाम की दवा, यह दवा 1 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके छिड़काव करेंगे तो ये जो लाल मकड़ी है इससे आपकी जो फसल सुरक्षित हो जाएगी और आपको अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त होगा। इसी प्रकार गेंदे की जो फसल है उसमें एक इल्ली आती है जो फूल लगने के पहले फूल वाला भाग है वहाँ पर नुकसान पहुँचाती है, उसको खाती है और खाने के बाद में आगे बढ़ जाती है। जब फूल खिलते हैं उनकी कलियां निकलती हैं, उनको भी ये खाती है, इस तरह से खा करके नुकसान पहुंचाती है। अगर इस तरह की जो इल्ली आ रही है और आपकी गेंदे की फसल को नुकसान पहुंचा रही है तो इसमें ट्राइजोफॉस दवा 750 मिलीलीटर दवा 500 लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव करें तो आपकी जो है गेंदे की जो फसल है इन कीटों से सुरक्षित हो जाएगी और आपको अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त होगा। किसान भाइयों, गेंदा की फसल को रोगों के प्रकोप से अधिक नुकसान होता है। इसकी वजह से फसल खराब हो जाती है। फूलों के उत्पादन में भारी गिरावट से किसानों को आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है। तो आपके सामने इस तरह की समस्या नहीं आए, इसके लिए आप रोगों की पहचान करके नियंत्रण करें। इसमें प्रमुख रूप से एक रोग आता है जिसे हम कहते हैं पत्ती धब्बा रोग। पत्ती धब्बा रोग, इसमें गोल गोल धब्बे, भूरे रंग के, गहरे भूरे रंग के धब्बे पत्तियों पर बनते हैं और धीरे धीरे ये धब्बे आगे बढ़ते जाते हैं, पूरे पौधे पर दिखाई देने लगते हैं और गेंदे की फसल को काफ़ी नुकसान होता है। ये फफूंद जनित रोग गेंदे में कई बार देखने को मिलता है। किसान भाइयों, अगर इस प्रकार का रोग दिखाई दे रहा है तो मैनकोजेब दवा 3 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके छिड़काव करें। इसके अलावा किसान भाइयों, भभूतिया रोग यानी चूर्णिल आश्रिता नाम के रोग की आशंका हो जाती है और कभी कभी यह रोग आ भी जाता है। तो गेंदे में अगर चूर्णिल आश्रिता नाम का रोग आ रहा है, इसके लक्षण पूरे पौधे पर दिखाई देते हैं। धीरे धीरे पत्तियों पर छोटे छोटे सफ़ेद सफ़ेद धूल जैसे सफ़ेद रंग के या पाउडर जैसे या चूने के जैसे आकार के लक्षण दिखाई देते हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और पूरी पत्ती को कवर कर लेते हैं और टहनियों पर या तने पर भी चले जाते हैं और पूरे पौधे को रोगग्रस्त कर देते हैं। पूरा पौधा दूर से सफ़ेद दिखाई देने लगता है। घुलनशील गंधक ले लें, यह दवा 3 से 4 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके 10-10 दिन के अंतराल से छिड़काव करेंगे तो ये जो चूर्णिल आश्रिता नाम का रोग है इससे आपकी फसल बच जाएगी और आपको अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त होगा। आगे और भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। फरार। प्रदेश में पेट्रोल पंपों पर हड़ताल की बड़ी घोषणा। 1 अक्टूबर सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक बंद रहेंगे पेट्रोल पंप। 2 अक्टूबर से पूरे प्रदेश भर में पेट्रोल पंपों पर हड़ताल की चेतावनी। जयपुर के बस्सी में महिला का शव मिलने से सनसनी। हत्या के बाद शव को जलाया, मौके पर पहुंची पुलिस। शव की अब तक नहीं हो सकी शिनाख्त। जयपुर में बिसलपुर पेयजल आपूर्ति पूरे शहर में 30 सितंबर तक रहेगी ठप। बिसलपुर पेयजल योजना में 400 mm व्यास के स्कोर वॉल की मरम्मत के कारण शटडाउन की घोषणा। टोंक में घाट थाना इलाके में चोरों का आतंक। देवड़ावास में स्थित बैंक में खिड़की तोड़कर घुसे चोर, साथ ही ग्राम सेवा सहकारी समिति के गोदाम में भी की चोरी। कोटा में डेंगू का खतरा बढ़ता चला जा रहा है। 24 घंटे में 14 नए डेंगू मरीज आए सामने। डेंगू पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 1000 के पार। जयपुर ग्रामीण के चाकसू में तेज रफ्तार कार पलटने से बड़ा हादसा। हादसे में एक की मौत हो गई जबकि 3 अन्य घायल। जैसलमेर में पार्किंग संचालकों द्वारा श्रद्धालुओं से मारपीट का मामला आया सामने। पार्किंग संचालकों ने लाठी डंडों से श्रद्धालुओं के साथ की मारपीट। दोनों पक्षों के बीच मामूली बात को लेकर हुआ था विवाद। कोटा में ठेका कर्मियों की हड़ताल लगातार जारी है। अब ठेका कर्मियों ने भूख हड़ताल की चेतावनी दी है। गंदगी के कारण मरीजों में संक्रमण का खतरा बढ़ता चला जा रहा है।
भीलवाड़ा के मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 16 ग्राम पंचायत के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोला। शाहपुरा जिले में मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र की 16 ग्राम पंचायत को शामिल करने से कार्यकर्ता है नाराज। टोंक में चिकित्सा विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने। रानोली पीएचसी अस्पताल के बिजली कनेक्शन कटने से 4 दिन बाद भी कनेक्शन नहीं हो पाया बहाल। बिजली न होने से गर्भवती महिलाओं को किया जा रहा रेफर। कोटा को प्रदेश के दूसरे पास ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। हमारे जिन किसान भाइयों ने कद्दू वर्गीय सब्जियों की फसल लगाई है, उनमें इस समय कीटों का प्रकोप देखने में आ रहा है, जिनकी वजह से फसलें खराब हो रही हैं। इसलिए आप इन कीटों की पहचान करके नियंत्रण किस तरह से करें जिससे आपको अधिक उत्पादन मिल सके, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर अशोक यादव। किसान भाइयों, कद्दू वर्गीय सब्जियों में अच्छे उत्पादन के लिए हमें कीटों की समस्या भी हमें देखने को मिलती है। जैसे कीटों में जो मुख्य जो कीट है उसमें जैसे रस चूसक कीटों में खासकर जैसे माऊ है, ये जो है कई बार देखने को मिलता है। फसल में कई तरह के रस चूसक कीटों का प्रकोप होता है। ये कीट फसल की पत्तियों, शाखाओं और फलों का रस चूसकर नुकसान पहुंचाते हैं। इसका सीधा प्रभाव फसलोत्पादन पर पड़ता है। तो इन रस चूसक कीटों के जैविक नियंत्रण के लिए फसल में प्रति एकड़ 8 से 10 नीले और पीले चिपचिपे ट्रैप लगाएं। साथ ही 5 मिलीलीटर नीम तेल को 1 लीटर पानी में घोलकर फसल पर छिड़काव करें। यदि रस चूसक कीटों का प्रकोप क्षति स्तर से अधिक है तो आप इनकी रोकथाम के लिए इमिडाक्लोरोपिड 1 मिलीलीटर दवा को 3 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करते रहें। इसके अलावा आपने देखा होगा कि जो है कद्दू वर्गीय सब्जियों में एक जो है लाल कीड़ा जो है बहुत जो है देखने को मिलता है और ये फूल को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। तो इसका जो प्रबंधन है, कई बार जो है हम फसल पे ऊपर जहाँ लाल कीड़ा दिखता है वहाँ पर हम करने का प्रयास करते हैं, लेकिन जो अगर हमें उसके वास्तविक जो है स्वरूप का मालूम नहीं है, उसकी जो नेचर ऑफ डैमेज अगर हम नहीं मालूम है, तब तक हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो लाल कीड़ा जो होता है उसकी जो मादा होती है, जहाँ हमारे जो पौधा हमने लगाया हुआ है, जहाँ बीज लगाया हुआ है, जहाँ पर जड़ें हैं, उसके पास में मिट्टी में उसकी मादा जो है वहाँ पर अंडे देती है और वहाँ से जो है वो अंडों से धीरे धीरे उससे जो निम्फ हैं वो बाहर आते जाते हैं और बेल पर चढ़कर जो है आगे फूलों को जो नुकसान पहुँचाते हैं, फसल को नुकसान पहुँचाते हैं। और हम प्रयास करते हैं ऊपर जाकर उसको कंट्रोल करने का। तो ऊपर जितने संपर्क में आते हैं वो उससे जो है नष्ट हो जाते हैं, लेकिन जो नीचे उसकी जो तादाद है, वो जो नीचे से जो अंडे से जो निकलने वाले जो कीट हैं वो निरंतर निकलते रहते हैं। तो हमें मुख्य जो प्रबंधन करना है वो हमें नीचे करना है, जहाँ हमारी जो फसल जहाँ लगी हुई है, जहाँ पर जो हमारी बेल लगी हुई है, जड़ों के पास हम जो है हम वहाँ पर ड्रेंचिंग करें। खासकर क्लोरोपाइरीफास 20 EC आता है, उसको हम अगर वहाँ जड़ों के पास में उससे अगर ड्रेंचिंग कर देते हैं तो क्या होता है कि उसमें जो अंडे अवस्था में और जो निम्फ जो निकल रहे हैं वो वहाँ पर ही जो नष्ट हो जाते हैं और लाल कीड़े का बहुत अच्छे से उससे प्रबंधन हो सकता है। किसान भाइयों, फसल में फ्रूट बोरर की समस्या फल मक्खी कीट के कारण होती है। इस कीट की मक्खी फूल से फल बनते समय उनमें अपने अंडे दे देती है और फल बड़े होने पर इसके मैगट फलों को अंदर ही अंदर खाते रहते हैं, जिससे फल सड़ जाता है। तो आप इस कीट के नियंत्रण के लिए सबसे पहले खेतों में 10 से 15 प्रति हेक्टेयर की दर से मेथाइल यूजिनॉल ट्रैप लगाएं, जिनमें नर फल मक्खी एकत्रित होकर नष्ट होती रहती है। इसके रासायनिक नियंत्रण के लिए डाइक्लोरोवास दवा की 2 मिलीलीटर मात्रा का प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें, जिससे इस कीट पर आसानी से नियंत्रण पाया जा सकता है। इन सारी चीज़ों को हम ध्यान दें और खासकर जो है हम समन्वित जो है कीट प्रबंधन तकनीकी को अपनाएं। केवल रासायनिक कीटनाशकों के ऊपर निर्भर न रहें, दूसरी जो चीज़ें हैं उनका जो है हम उसमें
उपयोग करें, जैविक कीटनाशियों का उपयोग करना है, इन सारी चीज़ों को हम उपयोग करें तो देखेंगे कि अब जो है हमारी जो समस्याएं हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी और जो हमारा जो आर्थिक नुकसान है वो भी कम होगा और हमारी लागत भी उससे कम हो जाएगी। आइए जानते हैं अन्नदाता निशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम अल्फा नगर, जिला बूंदी के लोकेश कुमार ने। आपने बरसात के मौसम में मुर्गियों की देखरेख पर जानकारी चाहिए, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। जहाँ तक मुर्गियों के आवास प्रबंधन की बात है, विशेष करके जो हमारा अभी मौसम चल रहा है बरसात का मौसम, उसमें हमको कई सारी सावधानियों के साथ हमको व्यवस्थाएं बनानी पड़ती हैं। मुर्गियों में खास तौर से उनके शरीर के तापमान को सहन करने और उसके अनुरूप ढालने की क्षमता थोड़ा कम होती है, तो हमको उसी के अनुरूप व्यवस्थाएं बनानी पड़ती हैं। और बरसात का मौसम ऐसा है कि ना इसमें ज़्यादा गर्मी रहती है ना ज़्यादा ठंड होती है। अगर बहुत दिनों तक, मान लीजिए 3-4 दिन तक लगातार पानी बरसता रहा तो ठंडक हो जाएगी, तो हमको उसके अनुसार व्यवस्थाएं सुनिश्चित करनी होती हैं। अगर 3-4 दिन अगर बारिश नहीं हुई तो गर्मी अत्यधिक पड़ने लगती है। तो ये व्यवस्थाएं हमेशा ध्यान में रखकर ही जो आवास प्रबंधन है उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। किसान भाइयों, अपने प्रदेश में मुर्गी पालन व्यवसाय लगभग सभी क्षेत्रों में किया जाता है, लेकिन मुर्गियों का प्रबंधन करने में मुर्गी पालक भाई कोई विशेष ध्यान नहीं देते हैं, जिसके कारण मुर्गियों के मरने की दर भी अधिक है। प्रबंधन में लीटर की बात करें तो हम बिछावन कहते हैं। यह मुर्गी पालन व्यवसाय में एक मुख्य बिंदु है, जिस पर मुर्गी पालक भाइयों को विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। आपको आवास में वेंटिलेशन की बहुत ही प्रॉपर व्यवस्था करनी पड़ेगी, ताकि जो लिटर बिछावन जो होता है वो कम से कम 2 से 3 इंच कम से कम उतनी मोटाई का हो, जिसमें बुरादा का उपयोग हो, धान की भूसी है उनका उपयोग करते हैं। खास बात यह है कि इस दौरान बरसात में जो लिटर मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा बहुत ही सुदृढ़ होना चाहिए, उसमें बिल्कुल भी गीलापन नहीं रहना चाहिए। एक तो नमी रहती है वातावरण में, उसकी वजह से अपने आप में गीला होता है, और दूसरा अगर वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं हुआ तो उसकी नमी भी उसमें बैठती है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इसको कम से कम दिन में एक बार अलटते पलटते रहें। अगर गीला बहुत ज़्यादा गीला हो जाता है तो उसको वापस फेंक करके सूखा लिटर उपयोग में लाएं। लीटर में नमी की जांच करने के लिए लीटर को मुट्ठी में लें और उसे खोलें। अगर लीटर भुरभुरा है तो नमी कम है, हल्का बन जाए तो नमी सही है, और अगर गोल बने, चिपचिपाहट हो तो लीटर में नमी अधिक है, और नमी अधिक होने पर लीटर को तुरंत बदल देना चाहिए। अगर और व्यवस्थाएं सुदृढ़ करनी है तो उसमें थोड़ा सा मात्रा में चूना का भी आप मिक्स कर सकते हैं लीटर में। उसके अलावा भी आपको जो है बरसात के समय आप देखते हैं कि आसपास मक्खी मच्छर बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आसपास कीचड़ इकट्ठा होता है। तो उसकी व्यवस्था हमको बहुत ही समय पर पूर्व में ही व्यवस्था ऐसी बनानी चाहिए कि आसपास पानी इकट्ठा ना हो शेड के अंदर, ना ही शेड के बाहर। जहाँ तक बरसात के ऋतु में आहार प्रबंधन की बात है, तो उसके लिए हमको सबसे ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए, उसको संतुलित आहार मिलता रहे। और दूसरा, इनका स्टोर, जो फूड का स्टोर है, बहुत ही अच्छी जगह जो लीक प्रूफ हो, जहाँ पानी अंदर न जाता हो, सूखे वातावरण में करना चाहिए। बोरों में कोई छेद ना हो, चूहे नुकसान न पहुँचाने पाएँ, और इसके साथ ही साथ उनमें जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है फंगल इन्फेक्शन, अफ्लाटॉक्सिकोसिस कहलाता है, जिसकी वजह से मुर्गियों में यह धीरे धीरे यह इन्फेक्शन, अगर हम संक्रमित फूड खिलाएंगे मुर्गियों को, तो उनकी ग्रोथ में बहुत मार खाता है ना। तो इसकी वजह से हमको अफ्लाटॉक्सिकोसिस से बचाव के लिए बिल्कुल जिसमें नमी रहित जो फूड है उसका संतुलित आहार हमेशा तैयार करके समय समय पर देना चाहिए। दूसरा, एक बात और आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि हमको ज़्यादा मात्रा में फूड तैयार करके स्टोर नहीं रखना है। जितना देर तक आप संग्रहित रखेंगे उसमें अफ्लाटॉक्सिकोसिस होने की ज़्यादा संभावना रहती है। साथ ही हम देखते हैं कि बरसात के मौसम में जो उपलब्ध जो जल है
जो पीने का पानी है वह संक्रमित होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। अधिकतर हमारे मुर्गी पालक उपयोग करते हैं बोर का पानी अपनी मुर्गियों के लिए, तो उस समय देखिए कि सबसे पहले तो आप बोर का पानी तो उपयोग कर रहे हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन उसमें जो वाटर सैनिटाइजर है वो आप डबल डोज में उपयोग करें, ताकि जो संक्रमण की जो संभावनाएं हैं, बरसात का पानी जो मिक्स होता है उसमें, उससे आपको काफ़ी हद तक निजात मिल जाती है। और दूसरा, समय समय पर आप बरसात आने के समय और उसके 15-20 दिन के अंतराल में हर बार जो वाटर सप्लाई सिस्टम है उसको भी आप विसंक्रमित करते रहें, ताकि किसी भी तरह का संक्रमण इकट्ठा ना होने पाए, नहीं तो मुर्गियों में मृत्यु दर और बाकी बीमारियां आने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। मुर्गियों में आने वाली घातक बीमारियों के कारण मुर्गी पालक किसानों को आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है। तो आप इन रोगों से अपनी मुर्गियों को बचाने के लिए टीकाकरण कैसे करें, आइए जानते हैं। जहाँ तक हम टीकाकरण की बात करें, पहला टीका तो हैचरी में ही लग जाता है, जिसको मैरेक्स टीका बोलते हैं। दूसरा टीका 1 हफ्ते पूरा होने के पहले F1 लसोटा का टीका हम मुर्गियों में फार्म में दे देते हैं। ये 1 बूंद नाक में 1 बूंद आंख में दिया जाता है। आजकल लोग सीधे पानी में भी घोल के करने लगे हैं। जैसे ही दूसरा हफ्ता आता है, एक बीमारी होती है इन्फेक्शियस बर्सल डिजीज, गंबोरो बीमारी भी बोलते हैं, इसमें भी बहुत ज़्यादा मृत्यु दर होती है, तो इस बीमारी का भी टीका हम मुर्गियों को दूसरे हफ्ते में दे देते हैं। फिर तीसरा हफ्ता जैसे ही पूरा होता है, वैसे ही हम एक बार फिर से रानीखेत बीमारी का टीका, जो पहला टीका लगाया था हमने फॉर्म में पहले हफ्ते में, उसी का दूसरा टीका उसमें F1 का लगाते हैं। तो वह ये इस तरह से 3 टीके तो आवश्यक ही हैं। ऐसे इलाके, ऐसे क्षेत्र जहाँ पर गंबोरो बीमारी बहुत ज़्यादा है, तो चौथे हफ्ते में गंबोरो बीमारी का रिपीट टीका भी दिया जाता है। जो मुर्गी पालक भाई जो लेयर्स अंडे उत्पादन के लिए मुर्गियाँ पालते हैं, उनको आगे भी टीकाकरण जारी रखना पड़ता है। जैसे हम R2B का वैक्सीन करते हैं, जो रानीखेत बीमारी होती है, उसका टीका एक और 28 से 35 दिन के बीच में एक और देते हैं, और इसके बाद फिर गंबोरो का एक वैक्सीन और दिया जाता है। इसी तरह से उम्र के और आगे बढ़ने पर उनको इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस का टीका लगाना पड़ेगा। ये सारे टीके आवश्यक तौर पे लगवाते जाएं तो आपके बीमारियों में, मुर्गियों की बीमारियों में काफ़ी निजात मिलती है। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatharajasthan@nw18.com। इसके अलावा आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088926163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।